शुरू करते हैं। पॉलिटिकल का प्रैक्टिस सेट 5 है, ठीक है। इस पॉलिटिकल में प्रैक्टिस सेट जो 5 देख रहे हैं, इसके बाद जो है 4 प्रैक्टिस सेट और होंगे पॉलिटिकल का, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम हिस्ट्री का करवा देंगे, जो कि ये प्रैक्टिस सेट हमेशा डेली चलेगा, टेंशन मत लीजिए। और बिहार का करेंट अफेयर जो मैंने बीच में छोड़ा था वो भी करवा दूंगा, और जल्द ही कल मैं रेलवे का अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करिएगा। और बीपीएससी का मॉक टेस्ट का जो पोस्ट किया उसे भी करवाऊंगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे। 50 क्वेश्चन है, सिर्फ मॉक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि अगर नहीं पढ़े हैं मेरा पॉलिटिकल का, तो आप इसमें क्वेश्चन लगाने में थोड़े से सक्षम नहीं होंगे। आप पढ़ लिए होंगे पहले, तब तो अच्छी बात है। तो चलिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में, देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख की अगर बात करेगा, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप बताइएगा क्या होगा, बताएंगे। तो जैसे ही संघीय न्यायपालिका का उल्लेख की बात होगी, तो भाग ऑप्शन नंबर डी 5 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो भाग कितने लगाइएगा? भाग 5। क्यों? भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, इस 4 ऑप्शन में जवाब दीजिए। चलिए दीजिए। तो चलिए आप दे दिए होंगे एर्नाकुलम में। कहाँ? एर्नाकुलम में। जो ऑप्शन नंबर सी दिए होंगे वो सही देंगे। केरला का उच्च न्यायालय अगर पूछे कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी एर्नाकुलम में है, ना कि तिरुवनंतपुरम में बताइएगा, कोचिंग में बताइएगा, कोट्टम में नहीं था, बस एर्नाकुलम में है केरल का उच्च न्यायालय। अब चलिए तीसरा प्रश्न आप देख के लग रहा होगा, तीसरा प्रश्न में कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, देख रहे हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बताइएगा, कब हुआ था, बताइएगा। इस ऑप्शन का जवाब दीजिए। तीसरा प्रश्न का जवाब देंगे, जो तीसरा प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, वो सही जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि ये 1866 में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। चलिएगा चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो उच्चतम न्यायालय का अगर अपना दिया हुआ, अगर मान लीजिए कोई फैसला है, उसका पुनर्वलोकन करना है, तो किस आर्टिकल के तहत ये बात कही गई है, बताइएगा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का जवाब दीजिएगा फटाफट। तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 137, मतलब अनुच्छेद 137 में बात कही गई है। 137 में क्या कहा गया है कि आप पढ़ ही लिए कि उच्चतम न्यायालय में जो फैसला लिया है उसे पुनर्वलोकन कर सकता है। तो आर्टिकल ये 137 में है। क्लियर? अब चलिए 5वां प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न भी सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा, क्या आवेदन कर सकता है, किस भाषा में कर सकता है? अंग्रेजी में, मातृभाषा में, या 8वीं अनुसूची के दर्ज जो है किसी भी भाषा में, बताइए। अब सर्वोच्च न्यायालय में क्या चलता है? अंग्रेजी हिंदी दोनों चलते हैं, ऐसा नहीं है कि दिक्कत है, लेकिन आवेदन करेगा कैसे, बताइएगा। 5वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आराम से अंग्रेजी में ही कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाएगा तो आवेदन करेगा अंग्रेजी में, ये सवाल लिख के ले लीजिए। तो 5वां प्रश्न का बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए आप बात करते हैं छठे प्रश्न की। तो अब छठे प्रश्न की बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो छठा प्रश्न आप देखिए कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस लेख, मतलब रीट, मतलब याचिका या न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, बताइएगा। रीट कहिए, याचिका कहिए, या न्यायालय आदेश कहिए, की आवश्यकता पड़ती है? तो इस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में क्या कहेंगे उसको? मतलब कोई कैदी है, मान लीजिए कैदी है और हमको न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करना है, तो किस रीट के तहत करेंगे, किस याचिका के तहत जो है आवश्यकता पड़ेगी, हम ये कर सकते हैं, उसको प्रस्तुत करेंगे कैदी को, ठीक है। तो छठे प्रश्न का जवाब आप दे दिए होंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत कर सकते हैं कैदी को।
अब देखिए 7वां प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का जो है, भारतीय संविधान की धारा 370 प्रदान करती है, क्या प्रदान करता है बताइएगा। या भारतीय संविधान का धारा कहिए या भारतीय संविधान की धारा जो 370 है वो क्या प्रदान करेगा, क्या मतलब, इसका मतलब क्या होगा, मतलब कुछ तो फायदा होगा 370, बताइएगा। तो 7वां प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर डी देंगे, जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा है, धारा कहिए या आर्टिकल 370 जो कि हट गया है, याद रखेंगे। और एक भाग हटा है 370 का, और भी 370 लागू है अभी जो है जम्मू कश्मीर में, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब 8वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 8वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करेगा। तो पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करेगा, ये आंसर बताइए क्या होगा। तो हम अच्छे से जानते हैं कि संविधान में अगर कोई आर्टिकल की अगर बात कहा जा रहा है, उसके तहत जो कहा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य में प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा की बात करेगा, शिक्षा प्रदान की बात करेगा, तो वो किस आर्टिकल में रखा गया है। तो जैसे ही मातृभाषा पे अगर स्तर पे शिक्षा की बात की जाएगी कि भाई प्राथमिक स्तर पे आपको मातृभाषा में शिक्षा देना है, पढ़ाना है, तो बताइएगा क्या होगा। तो आर्टिकल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 350 क में इसकी चर्चा की गई, 350 के क में चर्चा की गई है, ठीक है। जैसे मातृभाषा की अगर बात होगी तो हम 350 का बताएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं ना। चलिए 9वां प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न की बात करिए। 9वां प्रश्न है कि कार्यपालिका न्यायालय के पृथकीकरण का सिद्धांत जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो किस भाग में वर्णित है बता सकते हैं, तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो कार्यपालिका का जो न्यायालय है कि पृथकीकरण का सिद्धांत की अगर बात करें तो संविधान का किस भाग में वर्णित होगा। कार्यपालिका का न्यायालय की बात है, पृथकीकरण की बात कर रहा है, तो बताएं तो बताइएगा। तो हम जानते हैं जैसे ही पृथकीकरण की बात करेगा तो नीति निर्देशक तत्व करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्यपालिका न्यायालय का पृथकीकरण का सिद्धांत जो है नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है संविधान के भाग में वर्णित है, ठीक है, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न की बात करें तो निम्न में किस राज्य में या किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है। तो हम जानते हैं कि अगर भाषा के रूप में अगर बात करें, राजकाज की बात करें, तो वो और कोई नहीं करेगा आपके जम्मू कश्मीर के सिवा, है ना। आप छाड़ सकते हैं, अगर इसी जगह और भी रहता, केरला रहता, चाहे बिहार दे देता, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता। लेकिन राजकाज में उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में क्या चलता है, उर्दू चलता है। क्लियर, चलेगा। 11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां या भारत के किस राज्य की बात करेगा। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। तो भारत के किस राज्य की राज्यपाल जो है बनने वाली पहली महिला थी, तो कौन थी, ये जवाब आप दीजिए इस ऑप्शन के हिसाब से। तो 11वां प्रश्न का अगर आपसे पूछे तो आप सटीक जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू थी, जो कि पहली महिला बनी थी, राज्यपाल बनी थी। कहाँ की बनी थी, तो यूपी की बनी थी। क्लियर, सरोजिनी नायडू। अब देखिए 12वां प्रश्न का आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन हम दिखाते हैं। तो 12वां प्रश्न है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा जो है मंजूरी किया जा सकता है। तो हम बहुत अच्छे सिंपली जानते हैं कि जो गवर्नर द्वारा अगर कोई जारी, गवर्नर मतलब राज्यपाल द्वारा जो भी जारी किया गया है अध्यादेश, बताइएगा किसके द्वारा मंजूरी जो है किया जाएगा। तो राष्ट्रपति आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। ओहो हो, एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 40वां प्रश्न यहाँ हो गया है, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मतलब PDF बनाने में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिएगा इस जगह ऑप्शन हम दे देते हैं, ठीक है। देखिए गवर्नर द्वारा जो भी जारी किए गए अध्यादेश अगर पूछे किसके द्वारा मंजूरी किया गया है या मंजूरी दिया जाता है, तो देखिए ए तो राष्ट्रपति है, तो ये नहीं होगा, ये क्लियर है। अगर इसका आंसर आप देंगे कि विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अगर आता है विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल द्वारा होता है, ठीक है, विधानमंडल द्वारा, तो विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। क्लियर, इसलिए मैंने उसका आंसर डायरेक्ट दे दिया। यहाँ पे विधानमंडल जो है ना 12वां प्रश्न का सी होता है, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर हो गया मिसप्रिंट, मतलब PDF ऊपर नीचे हो गया है, हम क्षमा चाहेंगे। चलिएगा
देखिए, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो भारतीय संविधान जो है किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है किसे हटाने की व्यवस्था नहीं कर सकता है। तो 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल को जो है हटाने का प्रदान नहीं कर सकता है। तो भारतीय संविधान जो है किसको हटाने का व्यवस्था प्रदान नहीं करता? तो राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं कर सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राष्ट्रपति के तहत जो है राज्यपाल को बदल दिया जा सकता है ना? जानते हैं, हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है भारतीय संविधान। ठीक है, तो 13वां प्रश्न का गवर्नर की बात करेगा, ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है कि भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो जैसे ही भारतीय राज्य की पहली महिला, तो आप सरोजिनी नायडू को हम तो पढ़ लिए क्योंकि ये यूपी की राज्यपाल थी, प्रथम थी। तो लेकिन महिला पूछ रहा है, तो पहली महिला पूछे तो सुचिता कृपानी बता दीजिएगा। क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? तो एकदम सही है, और ये भी यूपी से ही संबंधित हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपानी जो यूपी से ही थी, और सरोजिनी नायडू भी याद रखिएगा राज्यपाल थी, यूपी से ही थी, याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था? तो जैसे ही सिक्किम की बात होगी, अब भारत का 22वां राज्य बनने की बात होगी, तो राज्य बनने की बात होगी ना, तो 75 लगा दीजिएगा, 1975 लगा के आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 15 का जो बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, 22वां राज्य बन गया था इसलिए। 16वां प्रश्न की बात करें तो 16वां प्रश्न है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो समझिए किसका प्रतिनिधित्व करता है राज्य में? तो वो करेगा भाई राष्ट्रपति का जो है प्रतिनिधित्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 16 का ये लगाए होंगे वो सही लगाएंगे। अब देखिए, पंचायत से सवाल पूछता ही है, पंचायत से पूछा 17वां प्रश्न, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर अगर पूछे कि राज्य जो सरकार होते हैं उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने की बात होगी, पंचायत स्तर पे बात होगी, तो हम सिंपली इसमें टिक क्या लगा देंगे? ग्राम सेवक होंगे। ऑप्शन नंबर ए होंगे। 17वां प्रश्न का आंसर का ए होगा। ठीक है, 18वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है। तो विधान परिषद का अगर सदस्य बनना है तो उसका न्यूनतम आयु आपको बताना होगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से न्यूनतम आयु बताइए। तो न्यूनतम आयु बताने के लिए आपको याद रखना होगा कि 30 वर्ष होगा। जैसे ही विधान परिषद की बात होगी तो आप समझ जाइएगा कि 30 वर्ष होगा। क्यों विधान परिषद समझिएगा 30 वर्ष होगा? क्योंकि विधान परिषद राज्य स्तर पे होता है, और यही राज्यसभा होता तो वो हो जाता सेंट्रल पे, केंद्र पे होता है, इसलिए 30 वर्ष दोनों का एज होता है। हाँ, ये इस जगह पे अगर विधान परिषद की जगह पे विधान मंडल मतलब विधान क्या बोलते हैं सभा होता, तो हम वहाँ पे 25 वर्ष लगा देते, क्योंकि राज्य में विधान सभा होता है और आपका सेंटर पे केंद्र में लोकसभा होता है, तो दोनों का एज 25 वर्ष होते हैं। यहाँ विधान परिषद है तो 30 वर्ष होंगे। और याद रखिएगा, राज्यसभा के भी सदस्यों की जो आयु अगर पूछे तो 30 वर्ष बताते हैं। देखिए, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतर कितना दिनों का होता है या कितने दिनों का होता है? तो बहुत सिंपली बात है। अगर विधानसभा की बात हो, जैसे कि आप पढ़े होंगे नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट 4 में क्या पढ़े थे कि लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात करें, या लोकसभा की अगर सत्रों की बैठक होती है लोकसभा की, तो अंतराल कितने दिन का होता था? 6 माह का। लेकिन अब विधानसभा के 2 सत्रों की बात कर रहा है, तो इसमें अंतराल कितना होगा? बीच अंतराल कितना माना जाएगा? तो सिंपली सवाल 6 ही माह इसको भी मानेंगे। क्लियर? समझ रहे हैं? 6 माह टिक लगा देते तो भी सही हो जाता, तुक्का भी लगा देते। चलिए, 20वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम समान चुनाव आयोजित हुए थे। तो समान चुनाव आयोजित हुए थे, वर्ष बताइएगा। तो भारत में सर्वप्रथम समान चुनाव जो है आयोजित हुए थे, मतलब सिंपल साधारण रूप से बताइएगा चुनाव किया गया था, वर्ष किस वर्ष पूछ रहा है आपसे। तो 20वां प्रश्न का जो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या 1951 से 1952 में किया गया था? सिंपली है, शुरुआत उसी समय हुआ था भारत का सर्वप्रथम। 21वां प्रश्न है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है। तो भारत का अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात होगी तो हम आसानी से लगा सकते हैं क्या? तो आसानी से यही लगाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी। कैसे? 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो जाए
वो समझिए अपना पद तक धारण करेगा, उसके बाद ही हटाया जाएगा। या 6 वर्ष पूरा कर दीजिए या 65 वर्ष की आयु पूरा कर दीजिए, तो आपको ये करना होगा। अगर 65 वर्ष हो गया तो हटा दिया जाएगा, 6 वर्ष कर लीजिए तो हटेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? समझा दिया मैंने। 22वां प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न की बात करें, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? पहली बार भारत में आपातकाल, इमरजेंसी की बात हो रही है, घोषित हुआ था, तो कब हुआ था पता है? बता सकते हैं? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 1962 में हुआ था। 1962 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाहरी आक्रमण होना शुरू हो गया था, आप जानते हैं 1962। ठीक है, अब चलिए 23वां प्रश्न की बात करें। राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में कितने दिनों तक के लिए लगाया जा सकता है? अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है, मतलब इमरजेंसी कहिए, आपातकाल कहिए, तो राष्ट्रीय शासन की बात करें, राष्ट्रपति शासन अगर लग गया मान लीजिए राज्य में, तो कितने दिन के लिए लगेगा? कहीं भी राष्ट्रपति शासन अगर लग गया तो किसी भी राज्य में, तो बताइएगा कितने दिन के लिए? तो 23वां प्रश्न का हम जानते हैं 6 माह, इसमें भी 6 माह लगा देते तो आप आंसर सही लगा दीजिएगा। चलिए 24वां प्रश्न है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राज्य में अगर राष्ट्रपति जो शासन लगता है, ये बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगेगा, है ना? ये तो होगा, तो हम जानते हैं 24 का ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 356 के तहत होगा। तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन की बात होगी तो आर्टिकल 356 लगा दीजिएगा। देखिए कहाँ पे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान है? तो जैसे संशोधन करने के, संविधान संशोधन में ही संशोधन करने की बात कहेगा, तो हम याद रखिएगा अनुच्छेद 368 लगा देंगे, मतलब 368 लगा दीजिएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी, मतलब संविधान में संशोधन करने की बात होगी तो आर्टिकल 368। और इतना बार पूछ रहा है एग्जाम में कि आपको लिख लेना चाहिए। 25 तो हो गया, 26। अब 26 क्वेश्चन है कि गोवा राज्य का निर्माण जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो देख, जैसे ही गोवा राज्य का निर्माण की बात करें, गोवा जब राज्य बना था, यार गोवा राज्य जब बनना, उसका निर्माण जो है संविधान संशोधन, बताइए कितने में इसकी चर्चा की गई है? ठीक है, तो हम बहुत सिंपली जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, 56वां, 56वां जो है क्या हुआ, संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें गोवा राज्य निर्माण हुआ था, गोवा का मतलब निर्माण हुआ था, राज्य बना था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष या 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा में या शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? मूल अधिकार कहिए या निःशुल्क शिक्षा भी बोल सकते हैं। तो आपको सबसे सिंपली बताया गया है कि मूल अधिकार दिया गया है, शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को। तो केमें संशोधन ये पूछ रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन बोलिए या संविधान संशोधन बोलिए, एक ही है। तो 27 का आंसर का जवाब दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 86वां संविधान संशोधन में। तो 86वां संविधान संशोधन याद रखेंगे। अब चलिए 28वां प्रश्न की बात करें, तो विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो किसके द्वारा ये पत्र होता है? अगर विदेश के सभी राजदूत की बात करें या कमिश्नरों, राजदूत या कमिश्नर एक ही होते हैं, ध्यान रखिएगा, मतलब विदेशी सभी राजदूत, ठीक है, जिसका परिचय पत्र जो है किसके द्वारा किया जाता है, बताएंगे 28 का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। ये सिंपल आप टिक लगा देते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना। अब देखिए चतुर्थ स्तंभ, जिसे फोर्थ स्टेट बोलते हैं, चतुर्थ स्तंभ मतलब फोर्थ स्टेट, शीर्ष पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए किया गया है? फोर्थ स्टेट किसे इंगित किया गया है? चौथा बताया गया है, बताइएगा, चौथा स्तंभ बताया गया, बताएंगे। तो 29वां प्रश्न का हम बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रेस तथा समाचार पत्र को बताया गया है कि ये फोर्थ स्टेट हैं। अब चलिए 30वां प्रश्न की बात करते हैं, तो सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है। तो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा की अगर बात करेगा तो बताइएगा क्या आंसर होगा इसका? 30वां प्रश्न का जवाब देंगे तो सिंपली इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची में होगा। तो सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है, समवर्ती सूची में शामिल है। 31वां प्रश्न की बात करें तो संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली थी? हिंदी को कब मान्यता मिल गया? राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिल गया संविधान में, याद रखिएगा। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में अगर मिला है हिंदी को, तो बताइए कब मिला था?
समझ रहे मेरी बात? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 1947 में ही मिल गया था। 1947 ही बोला जाता है कि उस समय ही मिल गया था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये आपको हो गया 31वां प्रश्न का। अब 32वां प्रश्न की बात करें तो रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो रेलवे को बताइए कौन सा सूची के अंतर्गत है? संघ, समवर्ती, राज्य, किसके अंदर बताइएगा? तो बहुत सिंपली जवाब है कि रेलवे को संघ सूची में रखा गया है, केंद्र में रखा गया है, याद रखिएगा। अगर 33वां प्रश्न की बात करते हैं तो 33वां प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग हट गया है तो नीति आयोग चल रहा है, ये आप जानते हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 33वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1950 में इसकी जो है स्थापना हो गई थी, मतलब स्थापना की गई थी। कब? 1950 में। अब देखिए नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता कौन है? तो पदेन अध्यक्ष की बात होगा नीति आयोग, जैसे योजना आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं उसी तरह नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे कौन बताइएगा? तो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, मोदी जी हैं, याद रखिएगा, यही लाए हैं मोदी जी नीति आयोग, योजना आयोग को हटा के। अब देखिए 35वां प्रश्न है योजना आयोग किस तरह की संस्था है? तो योजना आयोग जो है किस तरह की संस्था है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं असंवैधानिक निकाय है। मतलब ये जो है 35वां प्रश्न अगर आपसे पूछेगा तो इस याद रखिएगा गैर संवैधानिक है। लेकिन अगर ये परामर्शदात्री संस्था नहीं होता ना तो हम ऑप्शन नंबर सी लगाते, लेकिन यहाँ पे परामर्शदात्री संस्था के रूप में योजना आयोग का इंगित किया गया है। इसी जगह नीति आयोग भी रहता तो परामर्शदात्री ऑप्शन में रहता तो इसी को टिक लगाते, नहीं तो असंवैधानिक निकाय डालते। समझ गए? क्योंकि योजना आयोग जो है प्रधानमंत्री लाते हैं, आप जानते हैं हमेशा। 36वां प्रश्न है कि केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य के राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में निभाता कौन है? अगर मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच अगर राजस्व की बात होगी, मतलब वितरण करने की बात होगी, बांटने की बात करेगा, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता कौन है इसमें बता सकते हैं? तो 36 का आंसर का जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग का काम है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एगो में जो है आप लोग गलत बोल दिए तो सर इसको नहीं टिका गया, समझ गए? केंद्र राज्य की बंटवारा की बात करेगा तो वित्त आयोग होगा, याद रखिएगा। देखिए लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोक लेखा समिति अगर जो है वो वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है तो किसे पेश करेगी बताइएगा? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं लोकसभा को ही पेश करेगा ना जी, लोकसभा को ही करेगा। लेखा समिति जो है किसे करेगा? तो ये करेगा आपको लोकसभा को ही। अब देखिए 38वां प्रश्न, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कार्यों को या कार्यों की निगरानी कौन समिति द्वारा की जाती है? अगर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की बात करेंगे में कार्यों का अगर निगरानी करना हो तो उस समिति का नाम बताइएगा, उस समिति का नाम क्या है? तो 38 का आंसर का याद रखिएगा लोक लेखा समिति ही तो है जो कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कार्यों का निगरानी रखता है। क्या उल्टा पुल्टा तो नहीं कर रहा है ना? अब देखिए 39 प्रश्न में ध्यान रखिएगा। 1948 ईस्वी में सरकार द्वारा भाषीय आधार पर राज्य के पुनर्गठन के मामले में क्या है? परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? अब देखिए इस सवाल को आपको लगा होगा कि क्या पूछा क्या है कि 1948 में राज्य सरकार द्वारा भाषीय आधार पर याद रखिए राज्य के पुनर्गठन के मामले में एक परीक्षण हुआ था हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? नियुक्त हुआ था एक प्रथम आयोग जिसका प्रमुख कौन थे? इस ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। राज्य जो पुनर्गठन हुआ था भाषीय आधार पर, है ना, 1948 के समय की बात कर रहा है, ठीक है। तो सरकार द्वारा हुआ था, मतलब 1948 में सरकार द्वारा ये भाषीय आधार पर हुआ था। तो इसका आंसर बताइएगा, इतना क्यों बोलने की जरूरत है ना, कल आंसर बोल दे। तो ऑप्शन नंबर सी इसके धर के है, याद रखिए इसके धर के तहत ये किया गया था। क्लियर हो गए? अब देखिए 40वां प्रश्न को ध्यान रखिएगा और 2 ऑप्शन और हैं जो कि बाद में दिखाएंगे, मतलब नीचे दिखाएंगे। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। तो चुनाव के दौरान अगर सभी चुनाव प्रचार क्या है रोक दिए जाते हैं, कितने देर? तो हम बहुत अच्छे जानते हैं कि 48 आवर के बीच रोक दिए जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं 40वां प्रश्न की। तो वास्तविक मतदान के लिए 48 घंटे पहले रोक दिए जाते हैं। तो वास्तविक अगर मतदान शुरू होना है तो 48 घंटे पहले रोक देंगे। इसमें देखिए 2 ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो 24 घंटे 36 घंटे का कोई मतलब नहीं था। 48 तो ऑप्शन नंबर बी आपका
40 का हो गया। अब चलिए 41वां प्रश्न की बात करें तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए त्रिस्तरीय की बात होगी तो बलवंत राय मेहता के सिवा किसी को मत टिक लगाइएगा। तो पंचायती राज्य में त्रिस्तरीय गठन की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। तो याद रखिएगा कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दिए थे, आप लोग बहुत अच्छा उसे मतलब आंसर देकर आप लोग लग रहा है कि तैयारी करें, क्योंकि क्वेश्चन लेवल आप देख के समझ जाइए बहुत हाई लेवल का था। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पूछा हुआ है तो बलवंत राय मेहता 41 का ए होगा। 42 संयुक्त राष्ट्र संघ की राज्यकाज की भाषा क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसकी राज्यकाज की भाषा पूछे कौन कौन था, कितने भाषा थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, यही डायरेक्ट पूछ रहा है। तो 42 का आंसर का जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया है, चीनी हो गया है, रूसी हो गया, अरबी और स्पेनिश। ये जो भाषा हो गए, कितने भाषा हैं, 1 2 3 4 5 6 भाषा हो गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर पूछे राजकाजी भाषा तो 6 बताइएगा, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश बोले, मतलब भाषा है राजकाज कागज वाला। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे तो अंग्रेजी का इस्तेमाल करता है। 43 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र, अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र यूएनए की स्थापना किस दिन हुई। तो बताइएगा संयुक्त राष्ट्र जो है जिसको हम यूएनए बोलते हैं उसकी स्थापना कब हुई। तो देखिए 1945 में हुआ था ये मानते हैं। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन छाड़ दीजिए, लेकिन कब हुआ था आप बताइए। तो याद रखिए 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसे शॉर्ट में यूएन बोलते हैं। अगर सवाल बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे संयुक्त राष्ट्र भी बोलिए या यूएनओ बोलिए, का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हम यह जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर स्थापना बोलता तो क्या बोले थे 24 अक्टूबर 1945। अगर मुख्यालय पूछे मतलब हेडक्वार्टर पूछे तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। बहुत अच्छे से जवाब दे दीजिएगा। अब बताइए 45वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर आपसे पूछे कहाँ है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करेगा तो वैसे ही ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, द हेग में। द हेग में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। या ऐसे भी पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में। देखिए 46 है वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी। तो वर्ग रहित समाज की बात करेंगे तो वो कौन कहा था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़िएगा ना तब समझ में आ जाएगा। बताइएगा 46 का आंसर का जवाब देंगे तो हम बहुत अच्छे से जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। क्या दीजिएगा, कार्ल मार्क्स। अब देखिए 47 की बात करें तो भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है यह आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर का जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 22 भाग में। तो कितने में, 22 भागों में विभक्त किया गया है। 48वां प्रश्न की बात करें तो प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की। तो देखिए प्रारूप एक समिति है, उसके सम्मुख जो है प्रस्तावना जो है किसने प्रस्तुत किए थे, जिनकी प्रारूप समिति होगा उन्होंने ही प्रस्तावना जो है प्रस्तुत करेंगे। क्या ये ज़रूरी है, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था। आप बहुत सिंपली प्रारूप समिति किन्हीं और का है, प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था उसी समय जब प्रारूप समिति की बात थी। ठीक है, प्रारूप समिति चल रहा था उसी के सम्मुख बात कही गई थी यह प्रस्तावना की। तो बताइएगा, तो सिंपली जवाब ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। तो प्रस्तावना की अगर बात जैसे ही होगी वो जवाहरलाल नेहरू लगा दीजिएगा। 49 क्वेश्चन है कि अब तक प्रस्तावना में कितना बार संशोधन किया गया है। तो संशोधन की अगर बात करेगा कितना बार संशोधन हुआ है तो हम जानते हैं प्रस्तावना में जो है केवल एक ही बार हुआ है और भी संशोधन नहीं किया गया है प्रस्तावना में। अब 50वां प्रश्न की बात करेंगे तो नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने की शक्ति किसके पास है। तो जैसे निर्माण करने की बात हो, बदलने की बात हो तो संसद के पास है, ना राष्ट्रपति के पास है। याद रखिएगा सिर्फ संसद के पास ही है। नया राज्य बनाना हो या वर्तमान में राज्य बदलना हो, सीमा बदलना हो, उसकी शक्ति की अगर किसके पास है तो ये हमारा संसद के पास है। तो ये खत्म हो गया आपका पॉलिटिकल का 50 क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस सेट 5 है। जल्द इसको ख़त्म करके फिर हिस्ट्री का जो मैंने पढ़ा दिया है उसका भी चालू कर दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप हैं तो हम हैं, ये याद रखेंगे।